अभी आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कोड ऑप्टिमाइजेशन। What is code optimization? Code optimization is an approach for enhancing the performance of the code by improving if through the elimination of unwanted line codes by rearranging the statements of the code in a manner that increase the execution speed of the code without any wastage of the computer resource. देखिए कोड ऑप्टिमाइजेशन के बारे में हमने ना काफी पहले भी डिस्कस किया था एक दफा, जिसमें मैंने आपको बताया कोड ऑप्टिमाइजेशन के अंदर हम क्या करते हैं कि कोड ऑप्टिमाइजेशन एक ऐसी टेक्निक है, एक ऐसा मेथड है जिसमें हम अपने कोड से अनवांटेड ऑफ कोड की जो लाइंस होती हैं, गैर जरूरी कोड जो होता है ना हमारा, उसको हम डिलीट कर एलिमिनेट कर देते हैं। और हमारे फिर कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो डुप्लीकेट होती हैं, बार बार चीजें रिपीट हो रही होती हैं, उनको भी हम एलिमिनेट कर देते हैं और बाद में दोबारा अपने कोड को इस तरीके से अरेंज करते हैं कि उसके ऊपर, उसकी एग्जीक्यूशन के ऊपर कोई इफेक्ट ना आए। ये होता है कोड ऑप्टिमाइजेशन। अब इसके कुछ एडवांटेजेस हैं। कोड ऑप्टिमाइजेशन के एडवांटेजेस कौन से हो सकते हैं? नंबर वन, इसका एडवांटेज ये है कि ऑप्टिमाइजेशन कोड हैज अ फास्टर एग्जीक्यूशन स्पीड। कोड की वजह से आपके कोड की जो स्पीड है एग्जीक्यूशन की, वो इनहेंस हो जाती है। ऑप्टिमाइजेशन कोड यूटिलाइज द मेमोरी एफिशिएंटली। अब देखें, पहले आपने बहुत ज्यादा लाइन ऑफ कोड लिखी हुई थी, आपने बहुत ज्यादा वेरिएबल्स डिक्लेयर किए हुए थे, अननेसेसरी वेरिएबल्स भी थे आपके पास, तो उनकी वजह से आपकी मेमोरी बहुत ज्यादा कंज्यूम हो रही थी। जब आपने कोड ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक्स को अप्लाई किया तो वो अननेसेसरी वेरिएबल्स भी डिलीट हो गए, जिससे आपकी मेमोरी जो ऑक्यूपाई हुई थी वो भी रिलीज हो गई। ठीक है, तो इस तरीके से ये क्या करता है, आपकी मेमोरी को एफिशिएंटली यूटिलाइज करता है। ऊपर करें थोड़ा। तो तीसरा इसका एडवांटेज क्या होगा जी? ऑप्टिमाइज्ड कोड गिव बेटर परफॉर्मेंस। कि ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक्स की वजह से जो ऑप्टिमाइज्ड कोड होगा ना आपका, ऑप्टिमाइज्ड कोड किसको बोला जा रहा है? जो अनवांटेड गैर जरूरी कोड, डुप्लीकेशन कोड, इन सारी चीजों को डिलीट करने के बाद जो कोड बचता है उसे हम ऑप्टिमाइज्ड कोड बोल रहे हैं। अब इसकी कुछ टेक्निक्स है, ये नीचे डायग्राम में देखें कि आपको कुछ टेक्निक नजर आ रही हैं। इनमें टेक्निक नंबर 1 है आपके पास डेड कोड एलिमिनेशन। डेड कोड एलिमिनेशन, ये डायग्राम पे है ना जरा। डेड कोड एलिमिनेशन, डेड कोड एलिमिनेशन होती है कि ऐसा कोड जो बिल्कुल डेड है, जो एग्जीक्यूशन के ऊपर कोई इफेक्ट ही नहीं पड़ रहा जिस कोड का, उस कोड को हम बोलते हैं डेड कोड। उसके बाद दूसरा है कोड मूवमेंट, कि अगर हम कोड को एक जगह से उठाकर दूसरी जगह पर रख दें, ठीक है, तो आपके प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन डिस्टर्ब ना हो, तो कोड मूवमेंट टेक्निक के अंदर हम एक जगह से कोड कट करके दूसरी जगह पे पेस्ट कर लेते हैं। तीसरा जो मेथड है वो स्ट्रेंथ रिडक्शन का। चौथा जो है हमारे पास कॉमन सब एक्सप्रेशन एलिमिनेशन, जो कॉमन चीजें उनको डिलीट करना। उसके बाद कंपाइल टाइम एवेल्युएशन। अब कंपाइल टाइम एवेल्युएशन की आगे फर्दर 2 टाइप्स हैं, एक है कांस्टेंट फोल्डिंग और एक है कांस्टेंट प्रोपोगेशन। तो ये टोटल हमारे पास कितने मेथड है? टोटल हमारे पास 6 मेथड्स हैं आपके कोड ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक्स के। ठीक है, तो अब हम इनको बारी बारी स्टार्ट करते हैं, फर्स्ट मेथड से शुरू करते हैं और इनको विद एग्जांपल्स जो है वो अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। हाँ जी, नेक्स्ट। ये नाम है, ये मैंने आपको बता दिए इनके। आगे नेक्स्ट शुरू करें 1 से, इसके आगे होगा यहाँ से कंपाइल टाइम एवेल्युएशन से।
two techniques है compile time evaluation की that falls under compile time evaluation here. नंबर वन, जो आपको बताया डायग्राम में भी बताया था कि कंपाइल टाइम एवेल्युएशन की दो टाइप्स हैं, एक कांस्टेंट फोल्डिंग है और दूसरी कांस्टेंट प्रोपोगेशन है। अब कांस्टेंट फोल्डिंग क्या है? एज द नेम सजेस्ट, जिस तरह के आपको इसका नाम नजर आ रहा है, कांस्टेंट फोल्ड करना। फोल्ड का मतलब तो जानते हैं आप कि हम उसको कवर करते हैं, मतलब क्लोज करते हैं। एज द नेम सजेस्ट, दिस टेक्निक इन्वॉल्व फोल्डिंग द कांस्टेंट by evaluating the expressions, कि हम अपने expressions को evaluate करते हैं और उनमें से उन constants को यानी variables को, ठीक है, ओ सॉरी constants को, not variables, constants को हम क्या करते हैं? find करते हैं। find करने के बाद हम उसको evaluate करते हैं। evaluate करने के बाद हम क्या करते हैं? that involve the operand having constant value at the compile time। जिस तरह देखिए सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल का जो फॉर्मूला लिखा हुआ है वो 22/7 मल्टीप्लाई बाय डायमीटर दिया हुआ है। अब 22/7 जो है वो दो डिफरेंट वैल्यूज हैं, दो डिफरेंट वैल्यूज हैं, दो डिफरेंट कांस्टेंट्स हैं, एक 22 है और एक 7 है। तो अगर हम इसको फोल्ड करें यानी इसको सॉल्व करके ही हम लिख दें, क्योंकि इसको सॉल्व करने से आंसर जो है वो हमें मालूम है कि 3.14 ही आना है, तो हम क्यों ना इसकी जगह पर 3.14 ही लिखें, ताकि कंपाइलर को कंपाइल टाइम के दौरान जो है इनको कैलकुलेट ना करना पड़े और आपकी एग्जीक्यूशन जो स्पीड है प्रोग्राम की वो इनहेंस हो जाए। Here is the technique will evaluate the expression 22/7 and will replace it with the result 3.14 at the compile time, which will save time during the program execution। तो आपके कोड के अंदर जितने भी इस तरह के कांस्टेंट्स अवेलेबल हों और आप अगर उन्हें फोल्ड कर सकते हो कि उनकी ऑलरेडी वैल्यूज आपके पास हों या आप उनको इजीली काउंट कर सकते हो, तो आप उनको काउंट करके कंपाइलर के ऊपर जो है कंपाइल टाइम के ऊपर जो लोड है उसका वो आप कम कर सकते हैं। तो ये जो कांस्टेंट फोल्डिंग का मेथड है ये आपका कोड ऑप्टिमाइजेशन का पार्ट है। नंबर 2 हमारे पास है कांस्टेंट प्रोपोगेशन। नंबर 2 है जी कांस्टेंट प्रोपोगेशन। कांस्टेंट प्रोपोगेशन करें ना, कर दिया अभी तो पहुंचा नहीं है। फाइल आपने कर दी है, स्क्रॉल कर दी फाइल आप? अच्छा यस अब आ गया। तो इन दिस टेक्निक, अब इस टेक्निक के अंदर हम क्या करते हैं कांस्टेंट प्रोपोगेशन के अंदर, इफ सम वेरिएबल्स हैव बीन असाइंड, कि अगर हमने किसी वेरिएबल को कोई वैल्यू, कोई कांस्टेंट वैल्यू पहले से असाइन की हुई है, इफ सम वेरिएबल हैव बीन assigned some constant value, then it replaces that variable with its constant value in the further program। कि अगर आपने किसी इक्वेशन के अंदर कोई वेरिएबल इस्तेमाल किए हुए हैं और उन वेरिएबल्स की वैल्यू आप ऑलरेडी ऊपर टॉप पे ये मेन की बॉडी में आप ऑलरेडी उन वेरिएबल्स को क्या कर चुके हैं, कोई कांस्टेंट वैल्यूज असाइन कर चुके हैं, ठीक है। Then whenever it has been used during compilation, कि तब आप फिर उनको next compilation में use करेंगे, provided that its value does not get alter in between। कि आपको ये भी पता है कि हमने जो वैल्यू किसी वेरिएबल को असाइन की है वो वैल्यू इन फ्यूचर जाकर चेंज नहीं होगी, तो फिर आप क्या करेंगे कि आपने जो अपने वेरिएबल्स को स्टैटिक यानी कांस्टेंट वैल्यूज असाइन की हुई थी वो कांस्टेंट वैल्यूज अगर आप डायरेक्टली वहां मेंशन कर दें,
जहां पर आपने उन वेरिएबल्स को इस्तेमाल करना है, तो आपके ये वेरिएबल डिक्लेरेशन की जो लाइंस हैं वो भी नहीं लिखनी पड़ेंगी आपको, और आपकी मेमोरी जो है वो सेव होगी, और आपका जो कोड है वो एफिशिएंट तरीके में आपका रन होगा कम टाइम के अंदर। ठीक है, क्या हुआ, आपकी स्लाइड गुम हो गई है? सर पता नहीं, मैं देख दोबारा कर रीजॉइन कॉल। ओके, अच्छा, अब देखिए जैसे आपको एग्जांपल नजर आ रही है कि हमने एक पाई का वेरिएबल है, वो हमने 3.14 उसको वैल्यू असाइन की है। हमने एक और वेरिएबल लिया हुआ है, उसको रेडियस इज इक्वल टू 10 किया हुआ है। अब ये वो वाले आपके वेरिएबल्स हैं जिनको आपने कोई कांस्टेंट वैल्यू असाइन की हुई है, और यही वेरिएबल्स के नाम आगे किसी ना किसी इक्वेशन में या किसी ना किसी और स्टेटमेंट के अंदर आप यूज भी करेंगे। तो क्यों ना हम जहां पर हमने इन वेरिएबल्स के नामों को इस्तेमाल करना है, हम क्यों ना इनकी डायरेक्ट वैल्यू ही वहां मेंशन कर दें। जिस तरह एरिया इज इक्वल टू सर्कल इज इक्वल टू पाई मल्टीप्लाई बाय रेडियस है, तो हम क्यों ना पाई की जगह पर 3.14 लिख दें, रेडियस की जगह पर 10 लिख दें, फिर रेडियस की जगह पर 10 लिख दें। तो हमारी जो कंप्यूटेशन कॉस्ट है वो डिक्रीज हो जाएगी, आपका कोड जो है वो ऑप्टिमाइज्ड कोड हो जाएगा कि रन टाइम के ऊपर उसकी एग्जीक्यूशन स्पीड इनहेंस हो जाएगी, और साथ साथ आपकी मेमोरी के अंदर आपको सेपरेट दो और वेरिएबल डिक्लेयर नहीं करने पड़ेंगे। ये मैं एग्जांपल सिर्फ पाई और रेडियस के ऊपर ही अप्लाई नहीं होनी, ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ना, कांस्टेंट फोल्डिंग और कांस्टेंट प्रोपोगेशन, बल्कि आपके कोड के अंदर कोई भी वेरिएबल है, आपने a इज इक्वल टू 20 किया हुआ है, b इज इक्वल टू 10 किया हुआ है, और आगे फर्दर जाके जब आप a और b को कहीं यूज करेंगे किसी स्टेटमेंट में, तो आप बजाय उस वेरिएबल का नाम लिखने के, जो वैल्यू आपको मालूम है आप डायरेक्ट वो वैल्यू मेंशन करें। ठीक है, ताकि उसको जो है आपकी वेरिएबल डिक्लेरेशन की जो कॉस्ट है वो डिक्रीज हो जाए। उसके बाद देखें नीचे क्या लिखा हुआ है, हियर इज द टेक्निक विल सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल, कि आप अपने वेरिएबल की जगह पर ही उस वैल्यूज को मेंशन कर रहे हैं। जिस तरीके से हमने पाई और रेडियस को मेंशन किया कि हमने उसकी जगह डायरेक्ट 3.14 मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 10 लिख दिया, जिससे क्या होगा, एट द कंपाइल टाइम विच विल सेव द टाइम ड्यूरिंग द प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। तो ये दो मेथड ऐसे हैं, कांस्टेंट फोल्डिंग और कांस्टेंट प्रोपोगेशन के, कि अगर आप इन दोनों को अप्लाई करें अपने कोड के ऊपर, तो आपके कंपाइल टाइम जो है, आपकी कंपाइल टाइम पे आपकी प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन जो है वो इनहेंस हो सकती है। उसके बाद जी नंबर 2 मेथड जो है हमारे पास, वो है कॉमन सब एक्सप्रेशन एलिमिनेशन। कॉमन सब एक्सप्रेशन एलिमिनेशन। नीचे वाला पेज करें भाई। सर कर दिया है। तो कॉमन सब एक्सप्रेशन एलिमिनेशन के अंदर क्या है हमारे पास, देखिए नाम से जाहिर है कॉमन, कि जो आपको एक जैसे एक्सप्रेशन नजर आ रहे हो, ठीक है, उनको हम क्या करें, एलिमिनेट करें। एलिमिनेट का मतलब है डिलीट कर देना, रिमूव कर देना। तो आपने अपने कोड में से ऐसी लाइन ऑफ कोड्स को आइडेंटिफाई करना है जिनका जो सीक्वेंस है लिखने का वो सेम है, कि उनके अंदर कोई चेंजेस नहीं है, कोई तब्दीली नहीं है, वो एज इट इज बार बार वही, जो आपने पहले चीजें डिक्लेयर की हुई है वही बार बार डिक्लेयर करने हैं आप। तो अगर इस तरह का कोई एक्सप्रेशन है आपके कोड में, तो आप उसको क्या करें, अपने कोड से एलिमिनेट करें। The expression which has been already computed
कि ऐसा एक्सप्रेशन जो आप पहले ऑलरेडी कंप्यूट कर चुके हैं बिफोर एंड अपेयर अगेन एंड अगेन, और वो बार बार आपके सामने दोबारा वही एक्सप्रेशन आ रहा है इन द कोड फॉर कंप्यूटेशन इज नोन एज अ कॉमन सब एक्सप्रेशन। तो हमने क्या करना है, उन कॉमन सब एक्सप्रेशंस को आइडेंटिफाई करना है। एज द नेम सजेस्ट, जैसे आपको इसका नाम नजर आ रहा है, दिस टेक्निक इन्वॉल्व एलिमिनेटिंग द रिडंडेंट एक्सप्रेशन। रिडंडेंट एक्सप्रेशन का मतलब क्या होता है, जो डुप्लीकेट आपके पास लाइंस आ रही हैं, जो कॉमन लाइन आ रही हैं, जिन दोनों का काम एक ही है, टू अवॉइड देयर कंप्यूटेशन अगेन एंड अगेन, कि आपके कंपाइलर को बार बार उस लाइन को सॉल्व ना करना पड़े, उसको एग्जीक्यूट ना करना पड़े, इसलिए आप उसकी डुप्लीकेशन को रिमूव करते हैं। The already computed result is used in the further program wherever is required। और जो पहली दफा जो स्टेटमेंट आई थी उसका जो रिजल्ट आया था वही आप बार बार उनकी जगह पे यूज कर सकते हैं जहां पर भी वो कॉमन आपका एक्सप्रेशन बार बार आपको नजर आए। नेक्स्ट पेज। इसकी स्लाइड ही खत्म हो जाती है। नेट का मसला हो जाता होगा, मैं दोबारा शेयर करता हूँ। फिर वीडियो निकाल के ऑप्शन में स्क्रीन सेवर तो नहीं लगा हुआ आपके नो सर, लैपटॉप पे? नो सर। अच्छा, अब इसकी एग्जांपल देखें कॉमन सब एक्सप्रेशन की। लेफ्ट साइड पे कॉलम लिखा हुआ है जिसकी हेडिंग दी हुई है कोड बिफोर ऑप्टिमाइजेशन, कि अभी हमने उसके ऊपर ये टेक्निक अप्लाई नहीं की, और ये टेक्निक अप्लाई करने से पहले हमारा कोड क्या था, जिसमें हमारे पास एक वेरिएबल था s1 इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई बाय आई, और एक s2 है, एक s3 है, s4, s5 और s6। अब हमने इसमें से फाइंड आउट करना है कौन सी ऐसी लाइन है जो कि हमारे पास कॉमन आ रही है, जो एक ही तरह की लिखी हुई बार बार आ रही है, उसको हमने इसमें से रिमूव करके कोड आफ्टर ऑप्टिमाइजेशन के अंदर उस कोड में, उस कोड में से वो लाइन डिलीट करके ऑप्टिमाइज्ड कोड लिखना है हमने इस कॉलम के अंदर। तो इसमें से हमने आइडेंटिफाई किया कि लाइन नंबर 4 जिसके आगे लिखा हुआ है S4 इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई बाय आई, जबकि हम ऊपर S1 इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई बाय आई भी फाइंड कर चुके थे। तो ये लाइन जो है हमारी, ये रिडंडेंट लाइन है, ये डुप्लीकेट है, कि S1 भी वही काम कर रहा है जो S4 काम कर रहा है, तो क्यों ना हम S1 का रिजल्ट ही S4 के अंदर यूज कर लें। ठीक है, तो हम अब क्या करेंगे कि जो हमारा जो कॉलम है कोड ऑप्टिमाइज्ड कोड वाला, उसके अंदर हम इस लाइन को S4 इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई आई वाली लाइन को डिलीट करने के बाद हम बाकी लाइंस को वहां पर मेंशन कर देंगे। हाँ जी, आ रही है स्क्रीन के नहीं आपकी? हेलो, और कोई है आपकी क्लास में? जो लैपटॉप पे ऑन हो? सॉरी, लैपटॉप पे तो कोई भी नहीं है। अच्छा, ये एग्जांपल आपको समझ आई इसकी कॉमन सब एक्सप्रेशन की? इसकी स्क्रीन टिकेगी तो हमें पता लगे ना कि क्या होना है आगे। स्क्रॉल कर रहा था नीचे।
और ब्लैक ही स्क्रीन नजर आ रही है हमें, या आपका कर्सर नजर आ रहा है पॉइंटर? अच्छा, ऊपर वाली एग्जांपल एक दफा वापस आए ना, नंबर 2 वाली पे। जी ये वाली। तो अब ये वाली एग्जांपल भाई बच्चों समझ आई है आपको, कॉमन सब एक्सप्रेशंस की, कि इसमें से मैंने S4 इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई बाय आई डिलीट कर दिया है, और इसको डिलीट करने के बाद हमारे कोड जो बाकी बचेगा वो हमारा राइट कॉलम के अंदर जो आपको नजर आ रहा होगा। ठीक है, एक लाइन हमारी कोड की कम हो गई है, तो ये ऑप्टिमाइज्ड कोड है हमारा। हाँ जी, अब नेक्स्ट करो जी कोड मूवमेंट। कोड मूवमेंट क्या है हमारे पास? एज द नेम, जिस तरह आपको इसका नाम नजर आ रहा है, दिस टेक्निक इन्वॉल्व द मूवमेंट ऑफ अ कोड where the code is moved out of the loop if does not matter whether if is present inside the loop or it is present outside the loop। कि अगर कोई टास्क देखें लूप के अंदर परफॉर्म हो रहा है और उसका लूप के ऊपर कोई इफेक्ट ही नहीं पड़ रहा, तो हम उस कोड को उठाकर अगर लूप से बाहर ले जाएं तो हमारी उस लूप की एग्जीक्यूशन के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। सच एज सच अ कोड unnecessarily gets executed again and again with each iteration of the loop, thus wasting the time during the program execution। कि ये आपका जो है इस तरह की लाइन जो है वो आपकी एग्जीक्यूशन के टाइम को इनहेंस करती हैं और वेस्ट करती हैं। एग्जांपल देखें, कोड बिफोर ऑप्टिमाइजेशन के एक लूप थी, फॉर लूप थी, उसकी बॉडी के अंदर अगर आप देखें तो x इज इक्वल टू y प्लस z है, ठीक है, और उसके बाद a ऑफ i 6 मल्टीप्लाई बाय j है। अब ये जो लाइन नंबर 3 है x इज इक्वल टू y प्लस z, इसका इस लूप के साथ कोई कनेक्शन ही नहीं है, ये हमने इस लूप की बॉडी के अंदर लिखा हुआ है, जबकि जब भी ये लूप एग्जीक्यूट होगी इस लाइन के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा और ना ही ये यहाँ पर कैलकुलेट होगी। ठीक है, तो ये बाकी जहां से ये वेरिएबल इसके पास आने थे वहां से भी जो है इसके पास कोई वैल्यू नहीं आएगी, पास नहीं होगी। तो क्यों ना हम इसको उठाकर इसको एग्जीक्यूट करवाने के लिए इस लूप से बाहर ले जाएं, ताकि ये सही तरीके से एग्जीक्यूट होकर हमारे प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन को बेहतर बनाए। ठीक है, तो x इज इक्वल टू वाई प्लस जी को हमने क्या किया, कोड आफ्टर ऑप्टिमाइजेशन वाले कॉलम में अगर आप देखें तो हमने इस लाइन को उठाकर इस लूप से बाहर लिख दिया, यानी कोड को मूव कर दिया एक जगह से दूसरी जगह। कॉपी होता है ना कि वहां पे भी रहती है और दूसरी जगह पर भी आ जाती है, जबकि मूव में क्या होता है कि पहली जगह से खत्म हो जाती है और दूसरी जगह पे आ जाती है। तो हमने क्या किया है, इसको कोड को मूव किया है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। ठीक है, यानी कि फ्रॉम लूप के दरमियान में से हमने इसको मूव किया है, लूप के बाहर ले गए हैं हम, आउटसाइड द लूप हमने इसको राइट अप कर दिया है। उसके बाद मेथड नंबर 4 है जी डेड कोड एलिमिनेशन। डेड कोड एलिमिनेशन देखें, नाम से जाहिर है कि डेड कोड ऐसा कोड जो बिल्कुल ही मरा हुआ है, जिसकी कोई जो एग्जीक्यूट हो ही नहीं रहा, जिसकी कोई जरूरत ही नहीं है हमें। ठीक है, तो उस कोड को भी हमने उठा के बाहर कर रहे हैं, उसको भी हमने रिमूव कर रहे हैं। दिस टेक्निक इन्वॉल्व एलिमिनेटिंग द डेड कोड वेयर those statements from the code are eliminated which either never executes or not to be reachable। कि उस कोड तक हम कभी पहुंच ही नहीं पा रहे, वो कोड कभी चल ही नहीं रहा, वो कभी कभी कोड एग्जीक्यूट होना ही नहीं है। तो क्यों ना हम उस तरह के कोड को जो कभी एग्जीक्यूट होना ही नहीं है उसको हम अपने कोड से ही रिमूव कर दें, ताकि जो वेरिएबल डिक्लेयर करने की जो कॉस्ट आई हुई है वो भी खत्म हो जाए, और जो उसको ऑप्टिमाइज करने के लिए जो कॉस्ट आएगी, एग्जीक्यूट करने के लिए कॉस्ट आएगी, वो भी मिनिमाइज हो जाएगी। तो इसकी एग्जांपल देखिए नीचे, कोड बिफोर ऑप्टिमाइजेशन i is equal to 0, if i is equal to 1
तो क्या होगा, a इज इक्वल टू एक्स प्लस 5 हो जाएगा। तो अब इसमें से आप बताएं कि ये देखें, ये जो बॉडी है हमारी इफ की, ये सारी की सारी डेड है कि आई तो है ही 0, तो फिर ये कंडीशन कभी भी ट्रू नहीं हो सकती और ना ही कभी भी a इज इक्वल टू एक्स प्लस 5 होगा। ठीक है, तो ये जो 4 लाइनें हमारी i इज इक्वल टू 0 के बाद वाली, ये सारी की सारी हमारी डेड कोड है। ठीक है, इसने कभी भी एग्जीक्यूट होना ही नहीं है, जबकि i की वैल्यू ही i इज इक्वल टू 0 है। तो क्यों ना हम इसको डिलीट करके अपने कोड को ऑप्टिमाइज करें। देखिए 5 लाइनों से हम एक लाइन पे आ गए, हमने अपना सारा डेड कोड जो है वो एलिमिनेट कर दिया, यानी कि रिमूव कर दिया, डिलीट कर दिया। हाँ जी, नेक्स्ट मेथड पे आए। तो आखिरी जो हमारा मेथड है वो है स्ट्रेंथ कोड रिडक्शन। स्ट्रेंथ कोड रिडक्शन, इसमें क्या होता है कि एज द नेम सजेस्ट, रिडक्शन का मतलब क्या होता है, रिड्यूस करना, कम करना। ठीक है, स्ट्रेंथ कहते हैं उसकी पावर को। बाय दिस टेक्निक इन्वॉल्व रिड्यूसिंग द स्ट्रेंथ ऑफ द एक्सप्रेशन by replacing the expensive and costly operators with the simple and cheaper ones। कि जब भी आप कोई इस तरह की एक्सप्रेशंस मेंशन करते हैं, कोई मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस, तो आप समटाइम्स उसके अंदर क्या करते हैं, उसको इस तरीके से आप लिख देते हैं कि उसको कंप्यूट करते वक्त उसकी कॉस्ट इनहेंस हो जाती है। ठीक है, उसकी जगह पे अगर हम उन कॉस्टली ऑपरेटर की जगह के ऊपर अगर हम सिंपल और चीपर जो है, यानी आसान हल होने वाले, कम टाइम में हल होने वाले वेरिएबल्स मेंशन कर दें, तो वो हमारी कॉस्ट को, जो हमारे प्रोग्राम की कॉस्ट को कम कर देते हैं, यानी उसकी एग्जीक्यूशन स्पीड को इनहेंस कर देते हैं। इसकी एग्जांपल देखें कोड बी फॉर ऑप्टिमाइजेशन में, कि हमने लिखा हुआ है b इज इक्वल टू a प्लस 2 लिखा हुआ है। तो अगर हम a प्लस 2, अब जो है वो क्या करेगा, पहले a ढूंढेगा, फिर जाके a ढूंढने के बाद उसमें 2 प्लस करेगा। ठीक है, a प्लस 2। तो अगर हम क्या करूं, अगर मैं इसमें a प्लस सॉरी मल्टीप्लाई है ना, तो पहले वो a फाइंड करेगा, फिर उसको a से मल्टीप्लाई करेगा। तो इसकी कॉस्ट को रिड्यूस करके मैं क्या करता हूं, मैं मल्टीप्लाई बाय 2 नहीं करता, मैं a प्लस ए कर देता हूँ। ठीक है, कि वो ए को ही ए में ऐड कर दे। तो जो मल्टीप्लाई का जो ऑपरेटर है वो आपका बहुत ज्यादा कॉस्टली होता है। उसकी जगह पे अगर हम प्लस ऑपरेटर को यूज करके अपने प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं, तो हमारे प्रोग्राम की जो कंप्यूटेशन कॉस्ट है वो डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, तो हमारे पास कुछ कॉस्टली ऑपरेटर्स होते हैं जिनको कंप्यूट करना हमारे सीपीयू के लिए जो है वो टाइम कंज्यूमिंग भी होता है और कॉस्टली भी होता है। Here the expression a multiplied by 2 has been replaced with the expression a plus a because the cost of the multiplication operator is higher than the cost of addition operator। ठीक है जी, to gain better understanding of the concept of code optimization techniques, नीचे क्या है देखा इस लाइन के नीचे, एंड सर एंड है। तो भाई आप क्या करें कि आपने कुछ टास्क परफॉर्म करने हैं, कि आप जो 3 एड्रेस कोड क्रिएट करते हैं ना, अब कोड ऑप्टिमाइजेशन 2 जगहों पे होती है। कोड ऑप्टिमाइजेशन 2 जगहों पर होती है। एक तो आप अपने सोर्स कोड की ऑप्टिमाइजेशन करते हैं, दूसरा आपके पास जो इंटरमीडिएट कोड जनरेट होता है फिर हम उसकी ऑप्टिमाइजेशन करते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर जब हमारे पास ऑब्जेक्ट कोड क्रिएट हो जाता है तब हम उसकी दोबारा ऑप्टिमाइजेशन करते हैं। तो इस स्टेज पे अभी हमारे पास करंट प्रीवियस अगर स्टेट को देखें तो हमारे पास इस वक्त 3 एड्रेस कोड अवेलेबल था। तो 3 एड्रेस कोड के ऊपर अगर आप कोड ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक्स अप्लाई करें तो बताएं कुछ एग्जांपल्स को सॉल्व करें 3 एड्रेस कोड लिखने के बाद, देखें कि उसके ऊपर अगर मैं ये कोड ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक्स के 5 या 6 मेथड्स अगर मैं अप्लाई करता हूं तो उसमें से कौन सी लाइंस ऐसी हैं जिनको मैं खत्म कर सकता हूं। ठीक है,
तो आपके फाइनल के पेपर के अंदर इस तरह का क्वेश्चन भी होगा कि आपको सैंपल ऑफ कोड दिया हुआ होगा, आप उसके ऊपर कोड ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक्स अप्लाई करेंगे और फिर उसके बाद उसको क्या करेंगे, राइट अप करेंगे कोड आफ्टर ऑप्टिमाइजेशन। ठीक है, यानी उनके ऊपर ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक्स अप्लाई करने के बाद जो उसकी आउटपुट आ रही होगी वो आप मेंशन करेंगे। ठीक है, हो सकता है कि कोड ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक्स अप्लाई पहले करनी पड़े आपको और देन उसके बाद आप उसके ऊपर बाकी टास्क परफॉर्म करें कि उसका डीएजी भी बनाएं, उसका बेसिक ब्लॉक भी बनाएं और उसका जो है आप ग्राफ भी बनाएं और उसके ऊपर बाकी इम्प्लीमेंटेशन भी करें। तो आप अपने नंबर ऑफ टास्क को पहले स्टडी करेंगे कि किस सीक्वेंस में आपके पेपर में क्वेश्चन पूछा हुआ है। जिस सीक्वेंस में हो पहले वो टास्क परफॉर्म करें, देन नेक्स्ट टास्क परफॉर्म करें। अगर पहले कोड ऑप्टिमाइजेशन परफॉर्म करने को कहा गया है तो आप पहले वो परफॉर्म करें, बाद में बाकी चीजों को कंप्यूट करें या मेथड्स को अप्लाई करें। ठीक है, तो पेपर में जो है वो आपने अच्छे तरीके से इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हुए कि कौन सा टास्क पहले है, फिर कौन सा बाद में है, फिर उसके बाद कौन सा है। तो इस तरीके से आपने कोड ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक्स को अपने पास प्रैक्टिस के तौर पे आप सॉल्व कर लें। ढेर सारी आपके पास एग्जांपल कोड की पड़ी हुई हैं जो हमने सॉल्व की हुई हैं, आप उनके ऊपर ये 5 टेक्निक्स अप्लाई करें और देखें कि हमारे पास जो है पहले इनपुट क्या थी कोड बिफोर ऑप्टिमाइजेशन और जब हमने अप्लाई कर दिया इस टेक्निक को तो आफ्टर ऑप्टिमाइजेशन हमारे पास क्या आउटपुट आ गई हमारे पास उस फ्री एड्रेस कोड की। ठीक है, तो ये दोनों के जगहों पर अप्लाई किया जा सकता है। ये आप सोर्स कोड के ऊपर भी कर सकते हैं यानी C++ के कोड के ऊपर भी कर सकते हैं और ये आप फ्री एड्रेस कोड के ऊपर भी इसको अप्लाई कर सकते हैं। ये तरीके सिर्फ अप्लाई जो है इधर पेपर में नहीं करने या कोर्स में नहीं करने, बल्कि जब भी आप अपनी लाइफ में प्रोग्रामिंग करें तो प्रोग्रामिंग करते वक्त आपने इन टेक्निक्स को अपने माइंड में रखना है। ठीक है, टेक्निक्स को माइंड में रखेंगे तो आपको अंदाजा होगा कि आपके कंपाइलर की जो कॉस्ट है, जो अच्छा प्रोग्रामर होता है ना वो अपने प्रोग्राम की कॉस्ट को इंक्रीज नहीं होने देता। ठीक है, उसको इजी टू राइट कोड बनाता है और इसको इजी टू जो है उसकी ऑप्टिमाइजेशन को आसान बनाता है ताकि आपका जो कंपाइलर है आपके कोड को सही तरीके से अंडरस्टैंड करके उसको एग्जीक्यूट कर सके। देखिए, अगर आप खुद एक कंपाइलर है और आपको वो कोड समझ ही नहीं आ रहा या वो अननेसेसरी कोड है तो आप उसको क्यों एग्जीक्यूट कर रहे हैं, उसके ऊपर तो आपका टाइम वेस्ट होगा। ठीक है, तो कंपाइलर को इन सारे प्रॉब्लम्स से बचाने के लिए क्या करता है, जो प्रोग्रामर होता है वो कोड ही इस तरीके का लिखता है कि उसके ऊपर जो है प्रोग्राम की कॉस्ट जो है वो इंक्रीज ना हो बल्कि डिक्रीज हो। तो कोड लिखने की जो आपकी प्रैक्टिस है, स्कीम है, वो आपकी बेहतर होनी चाहिए। ठीक है, तो कोई समझ आई आपको इसके बारे में?